हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एम के जुडिशरी इनसाइट्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्विक रिवीजन पे हम लोग थे। इस क्विक रिवीजन को हमने इतना भी क्विक नहीं किया है कि एक ही वीडियो में बस आपको मोटे तौर पे बता के ख़त्म कर दिया हो, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो आप कोई भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को तभी फ़ायदा है जब आपको वो चीज़ें आपके माइंड में रिटेन भी करें। तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर सुन सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें हैं तो रिवीजन के लिए आपका हेल्पफुल हो जाएगा, और इसकी हम डिटेल वीडियो भी बात करेंगे। इससे पहले हम टोटल 3 वीडियोस बना चुके हैं, एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 4। दिस इज़ द 4th पार्ट ऑफ द क्विक रिवीजन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बाकी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको जाकर देख लें अगर आपने नहीं देखा है। देखिए, चाहे आप किसी भी जुडिशरी का एग्ज़ाम दें, एंड ए गुड न्यूज़ फॉर यू कि अभी राजस्थान ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और राजस्थान जुडिशरी में अराउंड 41, आई थिंक सो 41 या 42 कुछ है, इतनी वैकेंसीज आपके लिए आ गई हैं। मार्च से अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। सो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस एंड स्टार्ट वर्किंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, या मैं कह लूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये दोनों ही क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये आपके सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉज में अप्लाई होता है। और अभी तक हम लोगों ने इसके पूरे बेसिक्स को कवर कर लिया। बेसिक्स क्या होते हैं, हमने फ्रॉम सेक्शन 1 2 अप टू कहाँ तक हमने कवर किया है, आई थिंक सेक्शन 77 तक हम कवर कर चुके हैं। तो प्रीवियस टोटल जितने पार्ट्स में हमने कवर किया 1 to 3 पार्ट्स में। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको पिछले में इसलिए मैंने कवर नहीं किया था कि हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे। दैट इज़ द प्रिजम्पशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन भी एक तरह का फैक्ट ही होता है, बट जिस फैक्ट को जो फैक्ट क्या करता है, इट गिव है इन्फ्रेंस, जहाँ से इन्फ्रेंस कोई कर सकता है कि भाई ये चीज़ हुई कैसे। कोर्ट कैन इन्फर समथिंग फ्रॉम सम फैक्ट्स, दैट इज द प्रिजम्पशन। अवधारणा, न्यायालय की अवधारणा क्या है। अब अगर आप जाएंगे तो प्रिजम्पशंस कैन बी डिवाइडेड। प्रिजम्पशन इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एविडेंस एक्ट, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले को हम कहते हैं प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है, इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी आती है जहां कहते हैं हम मिक्स्ड प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन जहां मिक्स हो जाती है किसकी, ऑफ फैक्ट एंड लॉ, कानून की और फैक्ट्स की एक साथ मिली जुली प्रिजम्पशन। अब इन प्रिजम्पशन को समझिए आप अच्छे से। देखिए, जब मैं बात करता हूँ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की, द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज दैट व्हेन कोर्ट मे प्रिज्यूम ए फैक्ट। मैंने क्या वर्ड यूज किया, कोर्ट मे प्रिज्यूम। कोर्ट ने क्या किया, एक फैक्ट को प्रिज्यूम किया है। अब मे जब वर्ड आ गया तो मे से क्या होता है, देखिए मे प्रिज्यूम, कोई काम हो सकता है। हो सकता है मतलब किससे स्टार्ट है, एच से स्टार्ट है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज एच कहाँ डिफाइन है मे प्रिज्यूम। देखिए, मैंने आपको एक एमसीक्यू की ट्रिक बता दी, ये याद कर लीजिए। सो मे प्रिज्यूम इज वो फैक्ट्स में आते हैं, वो प्रिजम्पशन जहाँ पे मे प्रिज्यूम आ जाए वहाँ आपके प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। मे प्रिज्यूम मीन्स द कोर्ट कैन आस्क टू प्रूव दैट और डिसप्रूव दैट। कोर्ट आपसे एविडेंस मांग भी सकता है और नहीं, मर्जी है उसकी, डिस्क्रिशनरी है, और दूसरी पार्टी भी उसको कर सकती है रिबट। सो आप यहाँ पे लिख लें कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है इट इज ऑलवेज रिबटेबल। ये हमेशा रिबटेबल नेचर की होती हैं, ठीक है। अब एविडेंस एक्ट में ये कहाँ कहाँ पे लागू होती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि नए सेक्शंस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब मैं प्रिज्यूम की बात करूँ तो जो प्रिजम्पशंस आते हैं जनरली, प्रिजम्पशन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 78 से लेकर के कहाँ तक आती हैं बताइए, सेक्शन 78 से 91 तक, नहीं 91 तक नहीं आती हैं, 93 तक, जी हाँ 93 तक, 78 से 93 तक प्रिजम्पशंस का पार्ट दिया गया है। इसके अलावा भी आगे प्रिजम्पशंस हैं। आगे प्रिजम्पशंस कहाँ पे आती हैं, सेक्शन 110, 111, 116, 119।
78 से 93 और 110 से 111, 16 एंड 19, ये सेक्शन है जो प्रिजम्पशंस की बात करते हैं। ऑल दो कुछ इम्प्लाइड प्रिजम्पशंस भी आएंगे जो हम प्रूफ में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मे प्रिज्यूम के आगे आप लिख लें, सेक्शंस लिख लें इसके। मे प्रिज्यूम में सेक्शंस लिखिए। मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस आपको लिखवा रहा हूं। फ्रॉम सेक्शन 88 टू 92, सेक्शन 88 से 92 तक क्या है, मे प्रिज्यूम है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। एंड 119 ऑफ किसके हैं, ये बीएसए के। ये सेक्शंस है जहां पे आपका मे प्रिज्यूम होता है। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई ऑलवेज रिपोर्टेबल नेचर, और यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, मे का मतलब है हो सकता है, इसलिए 2 के एच में ये डिफाइंड है। अब आते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पे। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम यहाँ अलग से डील करेंगे। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, बस थोड़ा सा इसमें टाइम ले लेते हैं ताकि चीज़ें आपसे मिस ना हो। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपकी रिबटेबल, ऐसी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो रिबटेबल है, यानी सामने वाली पार्टी उसको रिबट कर सकती है। एक आपका आता है इरिबटेबल। तो रिबटेबल प्रिजम्पशंस कौन सी होती हैं, जहां पे सेल प्रिज्यूम होगा। क्या होगा, सेल प्रिज्यूम। सेल प्रिज्यूम मीन्स जहां कोर्ट तो आपसे एविडेंस नहीं मांगेगा, जहां कोर्ट क्या है, सेल प्रिज्यूम होगा कि कोर्ट उस रिगार्ड, कोर्ट मानेगा, कोर्ट की बात यहाँ रहेगी, कोर्ट कहेगा कि यस ठीक है, कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड मान लेगा, जो आप कह रहे हो दैट इज प्रूव्ड, लेकिन वो सेल प्रिज्यूम में आना चाहिए। लेकिन पार्टी जो है, अपोजिट पार्टी, ही कैन ऑलवेज रिबट दैट, वो एविडेंस दे सकती है उसको रिबट करने के लिए, इसीलिए इसको रिबटेबल नेचर का कहा जाता है। अब सेल प्रिज्यूम के भी सेक्शंस लिख लीजिए आप। सेल प्रिज्यूम आपका आता है 78 से 87 और बीएसए के लिखवा रहा हूँ अभी, 91, 110 एंड 111। 78 से 87, 91, 110, 111, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के वो सेक्शंस हैं जो आपके सेल प्रिज्यूम की बात करते हैं। अब आते हैं इरिबटेबल पे। इरिबटेबल में मतलब क्या हो गया भाई, जो इरिबटेबल है यानी कि जिसके लिए ना तो आपसे कोर्ट एविडेंस मांग सकता है और ना ही अपोजिट पार्टी आपका उसको रिबट करने के लिए कोर्ट में एविडेंस दे सकती है, और ना कोर्ट उनको अलाउ करेगा, इसलिए इनको बोला जाता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। क्या बोला जाता है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। दो ही सेक्शन है, पहले एविडेंस एक्ट में 3 सेक्शन होते थे। इंडियन एविडेंस एक्ट जब हम पढ़ते थे तो आपको याद होगा सेक्शन 41, 112, 113 सीजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, ये अभी ओमिट हो गया है, तो 2 सेक्शन बचे हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएसए में क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 35 एंड 116। 35 किसकी बात करता है, ज्यूरिसडिक्शन, प्रीवियस जजमेंट रिलेटिंग टू प्रोबेट, याद आ रहा है, एडमिरलिटी, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी, और 116 लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड विद इन द 285 डेज ऑफ द मैरिज। तो ये आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो गया। तो प्रिजम्पशन वाला फैक्ट आपको क्लियर हो गया। अब यह एक चीज़ छूट गई थी कि हाँ, मे प्रिज्यूम हमने बात कर ली, कहाँ डिफाइन है, 21H में। अब आप बताइए सेल प्रिज्यूम कहाँ पे डिफाइन है। सेल प्रिज्यूम, सेल कहाँ पे खत्म हो रहा है, एल पे खत्म हो रहा है, तो 2 सब क्लॉज 1 एल में होगा, ठीक है। कॉन्क्लूसिव प्रूफ भैया जिसके बारे में ना कोर्ट बात कर सकता है ना पार्टी बात कर सकती है, तो 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी यहाँ पे डिफाइंड है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। सो यू गेट दीज आर सच टाइप ऑफ ट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन रिमेंबर द थिंग्स। तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ पे ये बता दिया है, ये हमारी कल की क्लास है, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। और आज हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के बाद, कल यहाँ तक कवर हो गया था ना। चलिए आज विदाउट डिले हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी प्रिजम्पशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, अब कैसी कैसी प्रिजम्पशन यहाँ पे आते हैं वो हम बात करेंगे। 78 कहता है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है, देखिए सेल प्रिज्यूम कहाँ से कहाँ कहा था मैंने, 78 से लेकर के 87 तक, 78 से 87 हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल प्रिज्यूम पढ़ने वाले हैं। 78 से 87 दिमाग नहीं लगाना, तो आपको याद कर लेना कि जहाँ सर्टिफाइड कॉपीज़ की जेन्युइननेस की बात हो वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, और इसीलिए वहाँ सेल प्रिज्यूम है। तो कोर्ट यहाँ ये मानेगा कि कोई सर्टिफाइड कॉपी दे दी तो ना तो कोर्ट आपसे उसका प्रूफ नहीं मांगेगा, कोर्ट ये मानेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दिया है सर्टिफाइड कॉपी में ना, अटेस्टेड करके लिखा होता है ना,
तो कोर्ट ये मान लेगा कि भाई जो सर्टिफाइड कॉपी दी है और जिस व्यक्ति ने दी है उसके पास वो पावर है। अंडरस्टूड। बट एक प्रोवाइजो यहाँ दे दिया कि सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म एंड प्रपोर्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ। लेकिन वो डॉक्यूमेंट, जैसे आप मान लो भाई आप अपनी कोई नकल निकलवाते हैं कोर्ट से या फिर सर्टिफाइड कॉपी है किसी जजमेंट की, तो भैया वो जो है ना, जो लॉ में मैनर दिया गया उसकी तरह से होनी चाहिए। बाकी अगर मैनर सही है तो उसको कोर्ट प्रिज्यूम मानेगा, बट अदर पार्टी कैन रिबट इट। कोर्ट शैल आल्सो प्रिज्यूम कि जो ऑफिसर है जो सर्टिफाइड कर रहा है वो भी भाई वो जो साइन उस पर अपनी स्टैंप लगा रहा है वो ऑथराइज्ड है उस साइन के लिए और वो टाइटल होल्ड करता है, वैसा ये भी कोर्ट मानेगा। बट अदर पार्टी कह सकती है कि साहब फ्रॉड करके लाए हैं, ठीक है, नकली आदमी से अटेस्ट करा लाए, ये अदर पार्टी के पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज ए रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। जब कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है किसी कोर्ट के सामने, वो रिकॉर्ड ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस है। भाई मान लो किसी भी कोर्ट में, जब मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस कहाँ आएगा, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, किसी भी ऐसे जो लॉ ऑथराइज करता है ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में, कहीं पर भी अगर वो दिया गया है तो कोर्ट ये मानेगा कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। कोर्ट सेल प्रिज्यूम, जहाँ जहाँ ये सेल वर्ड दिखे ना इसको अंडरलाइन कर लेना, कोर्ट मानेगा कि वो जेन्युइन है और जो सर्कमस्टांसिस हैं जिनमें वो लिया गया था वो ट्रू है, और सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन। अगर कोर्ट में जाए तो यही मानेंगे, बट अदर पार्टी कैन रिबट इट। नेक्स्ट आता है 80, प्रिजम्पशन एज टू गैजेट, न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट सेल प्रिज्यूम, फिर से क्या आ गया आपका, सेल प्रिज्यूम आ गया। दी जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट, जो ऑफिशियल गैजेट में आ गया, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में आ गया, जर्नल में आ गया, यहीं से आपसे MCQ पूछ लेता है। कौन सी प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, सेल प्रिज्यूम है, सेक्शन 80 में दिया गया है गैजेट, न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्लियर। चलिए 81, प्रिजम्पशन एज टू गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक एंड और डिजिटल रिकॉर्ड। 81 पहले अगर आप देखें तो नया नहीं डाला गया है, ये पहले 81A हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट में, अभी क्या हो गया है, ये सेक्शन 81 हो गया है। सो द प्रिजम्पशन एज टू गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, तो कोर्ट यहाँ पर भी सेल प्रिज्यूम करेगा। 82, ये ना सेक्शन वाइज याद करने हैं बस आपको MCQ बेस में कि कौन सी प्रिजम्पशन है जहाँ सेल प्रिज्यूम आ जाए, बस वहाँ इतना याद रखिए। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, रिबटेबल प्रिजम्पशन है, सेक्शन नंबर याद रखिए 82 में दिया गया है मैप्स, प्लान्स एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब मुझे आप बताइए सेक्शन 30 में भी आपने रिलेवेंसी पढ़ी थी मैप्स एंड चार्ट्स की, एक मैप्स आप आगे भी पढ़ेंगे, मैप्स हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, अभी इस पर फिर से आपको रिकॉल कराएंगे। 83 कहता है जो लॉज एंड रिपोर्ट डिसीजंस है, प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वहाँ भी कोर्ट क्या करेगा, सेल प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम। 85 इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स, कोर्ट सेल प्रिज्यूम। 86 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो कोर्ट ये मानेगा, कोर्ट यहाँ भी सेल प्रिज्यूम करेगा जब तक कि कॉन्ट्रैरी प्रूव नहीं किया जाता, अनलेस कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, यानी कि रिबट कर सकती है अदर पार्टी उसको। 87 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो 87 है ये पहले आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन हुआ करता था बताइए, क्योंकि बहुत सारे ना आपके वहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। पहले ये वहाँ पे ना 85C हुआ करता था, 85 के ना हमारे पास 85A B C 3 सेक्शन थे, अब उनको ABC हटा के डायरेक्ट सेक्शन बना दिया गया है। 88 ये MCQ इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे कौन से सेक्शन में, एविडेंस एक्ट से बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है भाई कोर्ट। अच्छा 87 में तो खत्म होगी ना हमारी SS को, 87 में हमारी क्या होगी, खत्म हो गई है, बहुत स्पीड में चलने में यही होता है ना, छूट जाती हैं चीज़ें। तो आपने देखा 78 से 87 क्या आ गया आपका, सेल प्रिज्यूम आ गया। तो अब चलते हैं एक सेक्शन, यहीं पे एक छोटा सेक्शन और कवर करेंगे 91, ये भी सेल प्रिज्यूम की बात करता है। प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड, कोर्ट अगर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को जिसको मंगाया अगर वो प्रोड्यूस नहीं किया गया नोटिस देने के बाद भी, ठीक है, अटेस्टेड स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन दी मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, तो वहाँ पे प्रिजम्पशन ले लेगा किसकी, सेल प्रिज्यूम की। अब 92 के अलावा कौन सा सेक्शन है, एक बार सेल प्रिज्यूम की सारे सेक्शन कर लेते हैं। ये आपका आ गया 110, 111, बर्डन ऑफ प्रूविंग द डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, तो यहाँ भी क्या आ जाता है,
when the question is whether a man is alive or dead and is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirm it. ठीक है, और 111 किसकी बात कर रहा है, 7 ईयर्स की। तो जब इन दोनों कंडीशन में इसमें 110 और 111 में यहाँ पे कोर्ट सेल प्रिज्यूम लेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे लॉ में ही प्रिजम्पशन दे दी गई है कि कोर्ट उस बात को मान लेगा। अंडरस्टूड, ये दोनों को स्पेशली नोट कर लेना आप। क्लियर। अब आते हैं मे प्रिज्यूम वाले पे। मे प्रिज्यूम आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 88 से। 88 से कहाँ तक जाएगा ये, इसको हम पढ़ेंगे 88 से 92। 88 को देखिए, प्रिजम्पशन एज टू कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। अब जो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं किसी दूसरे देश का, कोर्ट वहाँ पे चाहे तो आपसे प्रूफ मांग भी सकता है और चाहे तो उसको मान भी सकता है। क्लियर। 89 बुक्स मैप्स चार्ट्स, इसके आगे लिख लीजिएगा रीड विद सेक्शन 30, जो किसकी बात कर रहा है, रिलेवेंसी की। किसकी रिलेवेंसी, आपके बुक्स मैप्स और चार्ट्स की। क्लियर। और हमने अभी पीछे भी बात की थी, ठीक है, 82 की, आल्सो रीड विद सेक्शन 82। तो ये ऐसे ना 89, 30 एंड 82 सॉरी, इनको एक जंबल बना के पढ़ा करो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, तो यहाँ भी मे प्रिज्यूम हो जाएगा। सेक्शन को MCQ बेस याद रखिए, ये तो आपको देखो याद करने पड़ेंगे कि कौन से सेक्शन नंबर में कौन सा सेक्शन दिया गया है। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, अभी हम 30 ईयर्स का एक सेक्शन पढ़ के आए हैं। 110 या बर्डन ऑफ प्रूफ है किसी व्यक्ति का जिसको पिछले 30 साल में टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, 30 साल में जिंदा देखा गया है, तो भैया तो बर्डन ऑफ प्रूविंग द पर्सन इज अलाइव और नॉट, वो किस पे रहेगा। तो वहाँ भी हमने क्या कहा था कि सेल्फ प्रिजम्पशन होगी। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रूव करना है कि वो 30 ईयर्स ओल्ड है कि नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो बताएगा कि 30 साल पुराना है, किसी कस्टडी से आज यहाँ पे कोर्ट क्या है, तब 30 साल पुराना है तो कोर्ट वहाँ पे क्या कौन सी प्रिजम्पशन लेगा, कोर्ट वहाँ मे प्रिज्यूम करेगा। क्या करेगा, मे प्रिज्यूम। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। 30 साल पुराना तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि वह सब कुछ वो है, लेकिन वो चाहे तो प्रूफ मांग सकता है। ए हैज़ बीन इन पोजेशन ऑफ ए लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही प्रोड्यूस फ्रॉम हिज कस्टडी डीड्स रिलेटिंग टू द लैंड शोइंग हिज टाइटल टू इट, द कस्टडी शैल बी प्रॉपर। तो कोर्ट ये मानेगा कि कस्टडी प्रॉपर है, बट मे प्रिजम्पशन है, चाहे तो आपसे वो प्रूफ भी मांग सकता है। अब आता है 5 ईयर्स रिकॉर्ड के ऊपर, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द 5 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो 5 साल पुराना है और वो प्रोड्यूस होता है किसी ऐसी कस्टडी से जहाँ कोर्ट पर्टिकुलर केस में कंसीडर मान ले कि कस्टडी प्रॉपर थी, तो वहाँ भी कोर्ट क्या करेगा, मे प्रिज्यूम करेगा। ठीक है, कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और वो है वो उसके ऊपर क्या है, प्रॉपर है। यहाँ तक कोई डाउट, प्रिजम्पशन आपको क्लियर हो गया। लेकिन एक सेक्शन और बचता है मे प्रिज्यूम में, सेक्शन 119, वहाँ चलते हैं। एक बार देखो, टॉपिक वाइज हम कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा हम लोगों के लिए। कोर्ट मे प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, द कोर्ट मे प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच ही थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड regard being head of a common course of natural events, human conduct, public and private business in their relation to the fact। भैया अगर कोई ऐसा है जो नेचुरली जो काम हो सकता है तो कोर्ट वहाँ में प्रिज्यूम कर सकता है, चाहे इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, वो चाहे तो आपसे प्रूफ नहीं भी मांगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो कंक्लूसिव प्रूफ में है, हम सेक्शन 35 पढ़ चुके हैं, 116 और पढ़ लेते हैं। इसके आगे लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ, प्रिजम्पशन वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कॉन्क्लूसिव लेजिटिमेसी। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कब पैदा हुआ है, ड्यूरिंग दी कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन विद इन 280 डेज। तो यहाँ पे एक याद रख लेना आप, 280 दिन के अंदर, शादी के होने के 280 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या माना जाएगा, आफ्टर इट्स रिजोल्यूशन। भाई मान लीजिए ए और बी की मैरिज होगी, अब इनकी शादी हुई आज, अब इनका क्या हुआ, कुछ महीने 1-2 साल के बाद तलाक हो गया,
जिस दिन ये लोग डिज़ोल्व हुई मैरिज, अब मैरिज डिज़ोल्व होने के बाद 280 डेज़ के अंदर, ये 280 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज नहीं है, पहले ये चीज़ याद रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, तो उस बच्चे की लेजिटिमेसी जो है वहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। और इसको लिख लेना रीड विद सेक्शन 35 विच इज आल्सो है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। दो ही कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब इसके अलावा भी आपको प्रिजम्पशंस कुछ सेक्शंस में मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको कवर करा दी। तो यहाँ तक आपने क्या, हमारे टोटल 5 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। कितने चैप्टर कवर हो गए? 5। जहाँ हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ क्या क्या लिया, एक बार वो देख लेते हैं, एक पेज इंसर्ट करके। हाँ, तो हमारा क्या क्या कवर हो गया बीएसए में, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। बीएसए में हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 जो कि प्रिलिमिनरी की बात करता है, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 1 से लेकर 2 तक। चैप्टर 2 हमने पढ़ा जो रिलीवेंसी की बात करता है, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स, वो हमने कहाँ से कहाँ पढ़ा, 3 से लेकर के 50 तक पढ़ा। फिर हम चैप्टर 3 पे आए, ऐसे फैक्ट्स विच नीड नॉट टू प्रूव, ठीक है। अब नीड नॉट टू प्रूव कहाँ से कहाँ आया, 51 से लेकर के 51, 52, 53 तक। फिर आपने चैप्टर 4 में पढ़ा ओरल एविडेंस के बारे में। ओरल एविडेंस के 2 ही सेक्शन थे, 54 एंड 55। देन यू कम टू चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कहाँ से कहाँ आया, 56 से लेकर के कहाँ तक आया आपके 93 तक। इतना हम कवर कर चुके हैं अभी तक। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6, जहाँ 2 तरह की एम्बिग्यूटी की बात होने वाली है। क्या बात होगी? एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी देखिए 2 तरह से होती है, एक आपकी होती है पेटेंट एम्बिग्यूटी, एक आपकी होती है लेटेंट एम्बिग्यूटी। पेटेंट एम्बिग्यूटी वो होती है बिल्कुल जो सामने सामने दिखे, बिल्कुल ऊपरी तौर पे पता लग जाए। लेटेंट एम्बिग्यूटी होती है जो इंटरनली हो, स्टेटमेंट सुनने पर नहीं, स्टेटमेंट को एनालिसिस करने पर वो एम्बिग्यूटी पता लगे। तो एम्बिग्यूटीज़ के बारे में डील करता है आपका ये चैप्टर। और यहीं पे जो सेक्शन 94 है, पहले 94 कौन सा सेक्शन हुआ करता था, ये सेक्शन 91 था। यहाँ पे एक चीज़ लिख लें आप बार बार, व्हाट इज़ द बेस्ट एविडेंस रूल। बेस्ट एविडेंस रूल, तो बेस्ट एविडेंस रूल कौन सा है? सेक्शन 91। 91 ये कहता है कि भैया एक्सक्लूशन ऑफ द ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर कोई कागज पत्तर आपके पास है तो भैया उसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता, और डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज द बेस्ट एविडेंस। ऑल्दो वी हैव स्टडीड इन 54 एंड 55 आल्सो, 55 में भी ये बात कही गई है। लेकिन जो बेस्ट एविडेंस रूल का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पहले 91 होता था, अगर बीएसए है तो 94 होने वाला है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन पे एक अलग से आपका एक लेक्चर होना चाहिए। कोई भी ग्रांट, कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या कोई दूसरी डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी की, अगर उसको किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिड्यूस किया गया है, जहाँ पे लॉ ये कहता है कि डॉक्यूमेंट, मान लो आपने किसी कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका एक रजिस्ट्रेशन डीड बनना चाहिए, अगर वो बनना हुआ है, ठीक है भैया, तो आप उसको प्रूव करने के लिए वही डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जब तक कि आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए ऑथराइज नहीं हो। यही बात यहाँ पे कह रहा है। इसको मैं अलग से कराएंगे, आप इसको बस पढ़ लेना एक बार, क्योंकि इसमें चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी, फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। अब 95 कहता है कि एक्सक्लूशन ऑफ द एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, किसी भी ओरल एग्रीमेंट का जो एविडेंस है उसके बारे में बात करता है। इसकी ना इलस्ट्रेशन ज़रूर देखना आप, ये इलस्ट्रेशन जिसमें जितनी दी गई है ना, इलस्ट्रेशन आप कोई भी मत छोड़ना, ठीक है, सारी की सारी इलस्ट्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इनको मिस मत करना। 97, ठीक है, आप इसको बस पढ़ सकते हो ऊपरी तौर पे, ठीक है। 98 एविडेंस हैज़ टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग टू रेफरेंस और एग्जिस्टिंग फैक्ट, इसको भी देख लेना, ये लेटेंट एम्बिग्यूटी की बात कर रहा है। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई ओनली वंस ऑफ सेवरल पर्सनस, ये भी आपका लेटेंट एम्बिग्यूटी है। सेक्शन 100 को MCQ बेस्ड याद रख लेना कि एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नीदर विच ऑफ इज होली करेक्टली अप्लाइज। जैसे ए ने बी को एक प्रॉपर्टी बेची, माई लैंड एट एक्स इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, ए हैज़ लैंड एट एक्स बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, एंड ही हैज़ लैंड इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट इट इज़ नॉट एट एक्स। एविडेंस में बी गिवन कि भैया कौन सी की बात कर रहे हो तुम, यहाँ क्या देखो सामने से एम्बिग्यूटी पता लग रही है। एविडेंस हैज़ टू मीनिंग ऑफ
लीगल इलीगल कैरेक्टर, हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट, वेरीफाइंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट का इकलौता सेक्शन है जहाँ पे इसका सेविंग क्लॉज दिया गया है। सेविंग क्लॉज एक आप यहाँ पढ़ते हो, एक आप इसके लास्ट में जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर ये खत्म हो जाता है 6 भी। अब आते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट है पार्ट 4, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट। ये बात करेगा दो चीज़ों की, एक आपका बर्डन ऑफ प्रूफ और एक ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बीओपी और ओओपी। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज शिफ्ट्स, ऑनर्स ऑफ प्रूफ नेवर, सॉरी बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स, ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑलवेज शिफ्ट्स, ठीक है। ये थोड़ी सी डिटेल में पढ़ने वाली बात है। जो सेक्शन 104 है ये इंडियन एविडेंस एक्ट में 101 हुआ करता था। ये कहता है कि किसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, हुएवर डिजायर एनी कोर्ट, भी जो चाहता है कि जजमेंट कोर्ट मेरे फेवर में दे दे किसी भी लीगल राइट या लाइबिलिटी की, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, मुझ पर ही होगा। ए चाहता है कि कोर्ट एक जजमेंट दे कि बी को पनिश कर दे क्राइम के लिए, जो ए कह रहा है कि बी ने किया है। अब ए को प्रूव करना पड़ेगा ना कि बी ने किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हो गया, ए पे हो गया। वुलमिंगटन का केस है, रेगुलर क्लासेस में डील करेंगे इसको कभी, बहुत फेमस केस है कि हाउ बर्डन ऑफ प्रूफ कम्स ऑन द प्रोसिक्यूशन, हाउ इट वर्क्स, हाउ ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स। ये बहुत मज़ेदार केस है, उसको तभी बात करेंगे। ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है। देखिए 104 कह रहा है आपको जनरल रूल की बात, और 105 कह रहा है ऑनर्स ऑफ प्रूफ। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस वर गिवन। भाई अगर मैंने कोई बात कही और मैं उसका सपोर्ट में एविडेंस नहीं दे पाऊंगा तो मेरी बात फेल हो जाएगी। तो ये इट इज़ ऑलवेज क्या होता है, ये हमेशा शिफ्ट होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, अब पर्टिकुलर फैक्ट का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, जो ये चाहता है कि कोर्ट उसकी बात को मान ले। ठीक है भाई, मैं चाहता हूँ कोर्ट मेरी बात को मान ले, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूविंग ए फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, अब कोई फैक्ट नेसेसरी है जिससे कि कोर्ट इनेबल हो जाएगा कि वो एविडेंस को सही साबित मान ले। तो भाई कौन चाहता है कि, देखो सिंपल सी एक बात याद रखना इसमें, जो चाहता है कि उसका काम हो जाए उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम्स विद इन एक्सेप्शन, ये किसकी बात कर रहा है, ये जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। जनरल एक्सेप्शंस कहाँ आती हैं, चैप्टर नंबर 3 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता, चैप्टर 4 ऑफ IPC तो अब रहा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको चैप्टर 3 याद करना है। फ्रॉम सेक्शन 13 टू 44, सॉरी 14 टू 44, क्लियर, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो जनरल एक्सेप्शन लेना चाहता है, कौन लेना चाहता है, एक्यूज लेना चाहता है हमेशा, तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। अब जिसकी स्पेशली नॉलेज में है, ठीक है, अब भाई जिस व्यक्ति की नॉलेज में स्पेशली है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। 110 हम कर चुके हैं, 111 हम कर चुके हैं, 112 में जहाँ रिलेशनशिप है पार्टनर, लैंडलॉर्ड, टीनेट और प्रिंसिपल एजेंट, इसको MCQ के लिए ना सेक्शन बेस्ड याद करना। जो सेक्शन बेस्ड मीन्स सेक्शन नंबर एंड उसका टाइटल, और कहता ये है कि भैया वो रिलेशनशिप में जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है वो वहाँ पे उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा। ऑनरशिप का किस पे रहेगा, अब जो दिखा रहा है कि भाई पोजीशन है उसी के ऊपर रहेगा। प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी, एक्टिव कॉन्फिडेंस, एक्टिव कॉन्फिडेंस में जैसे मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, अब हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो टीचर के ऊपर रहेगा, बिकॉज टीचर इज एक्टिंग इन एक्टिव कॉन्फिडेंस। प्रेजम्पशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, इसको पढ़ लेना, सर्टेन ऑफेंसेस की प्रेजम्पशंस कैसे रहती है। 116 कंक्लूसिव प्रूफ हमने कर लिया। सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन, दिस इज आल्सो कम्स अंडर दी मे प्रिज्यूम, इसको मे प्रिज्यूम में ऐड करना। मैं वही बोला ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो ध्यान रखा उनका, ये कहाँ पे ऐड होगा, मे प्रिज्यूम में आएगा। ये कोर्ट मे प्रिज्यूम कि भैया विद इन 7 years ऑफ मैरिज उसकी डेथ हो जाती है, तो हम ये मानेंगे कि दैट इज ए सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, जब डाउरी डेथ हो जाती है तो वहाँ भी क्या होगा, कोर्ट सेल प्रिज्यूम, इसको सेल प्रिज्यूम में ऐड कर लेना। तो हमें 117 को ऐड करना है किसमें, मे प्रिज्यूम में, और 118 को किस में ऐड करना है, सेल प्रिज्यूम में। ये छूट गए थे, इनको ऐड कर लेना दोनों को। 119 हमने कवर कर लिया है। 120 प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ द कंसेंट सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, अब यहाँ पे कंसेंट वाली बात आएगी प्रोसिक्यूशन में, तो भैया कोर्ट यही मानेगा कि कोई कंसेंट
वहाँ पे नहीं थी। इसको भी किस में ऐड करोगे आप, सेल प्रिज्यूम में ऐड करोगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर 7 क्लियर। चैप्टर 8 इस्टॉपल, इकलौता ऐसा है जो सब्सटेंटिव नेचर का, इकलौता चैप्टर विच इज ऑफ सब्सटेंटिव नेचर। यहाँ से MCQs हमेशा आते हैं, स्पेशली 122 एंड 123 से। इस्टॉपल क्या होता है, आपने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 25 ऑफ BS से, और यही पढ़ते थे हम सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एडमिशंस आर नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ बट एक्ट एज ए इस्टॉपल, यानी कि अगर एक बार किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी तो बाद में अपनी बात से वो मुकर नहीं सकता, ये इस्टॉपल होता है। इस्टॉपल ऑफ टीनेंट एंड ऑफ लाइसेंस ऑफ ए पर्सन इन पोजेशन, लाइसेंसी का और टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड का स्टेटमेंट किस तरह इस्टॉपल होगा। एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी का कैसे होगा, ये दोनों बात यहाँ पे कही गई हैं, इनको देख लेना, MCQ में जरूर आता है। अब आते हैं विटनेस, यहाँ पे आएगा कि हु कैन बी ए कम्पिटेंट विटनेस। चैप्टर 9 हु कैन बी अ कम्पिटेंट, तो कम्पिटेंट विटनेस हु मे टेस्टिफाई, कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रूडेंट माइंड का है, ही कैन बी टेस्टिफाइड। ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम। जो एक रीजनेबली क्वेश्चन समझ सकता है, रीजनेबली आंसर दे सकता है, भैया वो क्या माना जाएगा कि वो कम्पिटेंट है। अब यहाँ इस पे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ही प्रिवेंटेड बाय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। एक व्यक्ति है जिस जो अनसाउंड ऑफ माइंड का है, बट ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर रीजनेबली, तो हम उसको टेस्टिफाई कर सकते हैं। बट इफ ही इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई तब होगा जब वो क्वेश्चन ही ना समझ पा रहा हो। अब डम विटनेस 125 के आगे लिख लो, डम विटनेस, एक व्यक्ति बोल नहीं सकता और उसने कोर्ट में रिटर्न में अपना क्या दे दिया, टेस्टिमनी दे दी है, तो उस दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओरल एविडेंस। MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल मार्क कर लेना MCQ के लिए अपना। कंपिटेंसी ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, क्या हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए कंपिटेंट विटनेस है। सिविल प्रोसीडिंग में क्या होगा और क्रिमिनल में क्या होगा। सिविल प्रोसीडिंग्स में जो पार्टीज टू सूट होती हैं, तो जो हस्बैंड और वाइफ है वो कंपिटेंट विटनेस होंगे सिविल प्रोसीडिंग्स में। क्रिमिनल में क्या होगा, हस्बैंड एंड वाइफ सच पर्सन रिस्पेक्टिवली शैल बी कंपिटेंट विटनेस, तो सिविल में भी होंगे और क्रिमिनल में भी होंगे। इसकी रीजनिंग तो देखो रेगुलर क्लास में ही डिस्कस हो सकती है। अब 127 आता है, क्या जजेज एंड मैजिस्ट्रेट्स भी जो है वो हो सकते हैं, लेकिन नो जज और मैजिस्ट्रेट सेल एक्सेप्ट ऑन ए स्पेशल ऑर्डर। भैया जब तक कोई हायर कोर्ट जिसके सबॉर्डिनेशन में वो काम कर रहे हैं, वो जब तक उनको कोई रिटन ऑर्डर ना दे, तब तक किसी जज और मैजिस्ट्रेट को आप ऑफिशियल कैपेसिटी में विटनेस के तौर पे नहीं बुला सकते। भाई ऐसे बुलाओगे तो दिन में बहुत जजेस को इतने केसेस सुनने पड़ते हैं, वो तो बेचारे उसी में आते रहेंगे। अब आता है आपका प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मीन्स जहाँ पे लॉजिकली वो चीज़ें रिलीवेंट है, जब हमने लीगल रिलीवेंसी की बात की थी, बट वो कैसे नहीं है आपकी, वैसे एक दूसरे से नहीं होंगी, लीगली रिलीवेंट नहीं होंगी, क्योंकि उनको एविडेंस ने क्या कर दिया है, स्पेशली यहाँ पे एग्जम्प्ट कर दिया है। 128 देखिए, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, किसी भी मैरिज के दौरान, पहले सेक्शन 122 होता था कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, अभी क्या आ गया है कि नो पर्सन हुई, जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें हैं भैया उनको कंपेल नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकते आप। सेल वर्ड यूज हुआ है, इट्स अ मैंडेटरी, ठीक है, और नॉर सेल, और उसको हम परमिट भी नहीं करेंगे कि वो अपने हस्बैंड वाइफ के बीच के कम्युनिकेशन को कोर्ट में डिस्क्लोज करे। जो अफेयर्स ऑफ स्टेट होते हैं, किसी को देखो, जहाँ प्रिविलेज कम्युनिकेशन है ना, वहाँ दो तरह से होता है। एक तो है कि आपको कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, अलाउ ही नहीं करेगा कोर्ट, दूसरा कोर्ट आपसे मांगेगा नहीं, लेकिन आप बिना बात देने पहुँच गए कि हम स्टेटमेंट देंगे सर, तो कोर्ट बोलेगा ना भाई नहीं दे सकते आप। तो ये पार्ट ना हर एक जज को पता होना चाहिए। ऑफिशियल कम्युनिकेशन यहाँ भी नहीं दे सकते हो आप। इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस, भैया जहाँ पे आप ना बोलते हैं कि यार ये तुम खबरी का नाम बताओ, तुम्हारा खबरी कौन था। फिल्मों में आपने देखा होगा हर पुलिस वाले का एक खबरी होता है। अब खबरी का नाम और बताने के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता कि सोर्स
ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी यहाँ, मान लो भाई आप एडवोकेट हो, एक आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपको बताता है कि साहब मैंने ना मर्डर कर दिया, आप मेरे को बचा लो। अब आप कोर्ट में जाओगे, साहब इसने मेरे सामने एक्सेप्ट किया था, इसने मर्डर किया, इसको फांसी दे दो, तो भैया आपकी टेस्टिमनी नहीं चलेगी, इट इज़ अ प्रिविलेज्ड, और आपको अलाउ भी नहीं किया जाएगा। प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियर एविडेंस। अब मैं कहने लगूँ कि मेरी फीस नहीं दी उसने, बी ने, और मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मैं कह दूँ कि फीस नहीं दी तो इसको फंसा देता हूँ, और मैं कोर्ट में जाके कहता हूँ कि भैया मुझे प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, तो भैया आपने वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, वही बात यहाँ पे है कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को कोई वेव ऑफ नहीं कर सकता। लीगल एडवाइजर का जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है वो भी डिस्क्लोज नहीं हो सकता। टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, कोई ऐसा बंदा जो किसी डीड में पार्टी नहीं है, ठीक है, वो उसको कंपेल नहीं कर सकते। मान लो जैसे कि आप ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, अब यहाँ मिस्टर सी है, ये इनका विटनेस है, किसी मैटर पे विटनेस बन के आया है। अब कोर्ट सी को कहे कि तुम अपने हाउस की प्रॉपर्टी लेकर आओ, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है दिखाओ, तो ही कैन नॉट बी कंपेल टू शो दैट, ये आपको 135 कह रहा है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच अनदर फॉर्म हैविंग, ये भी सेम चीज़ वही है, बस यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कह रहा है। विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग, आर्टिकल 20 हमने पढ़ा था, ठीक है, अब सबने पढ़ाई है, सीएम ऑफ ओडिशा का केस हमने इतने अच्छे से डील किया था, तो वहाँ पे किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता। ए विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखो विटनेस को एक्सक्यूज नहीं कर सकते हम कि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना दे, बट सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स को वो रोक सकता है। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस कौन होता है, हु इज एन अकम्प्लिस? जब आप सेक्शन पढ़ोगे 337, आई थिंक 337 ही है, सीआरपीसी में सेक्शन 306 होता था ना, हाँ सेक्शन 306, 307 और 308, ये बात करते हैं आपके उसकी अपना अप्रूवर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, 343 अभी सॉरी, बीएनएस का सेक्शन 343, इसके साथ लिख लो, रीड विद सेक्शन 343 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड 306, 307, 308 ऑफ सीआरपीसी। अब यहाँ पे मान लो भाई कोई अकम्प्लिस मीन्स जो साथ में जिसने अपराध किया है, अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कहीं से कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, तो यहाँ वो सरकारी गवाह बन जाता है, एंड जैसे वो जो ज्वाइंटली ट्रायल्ड में एक्यूज्ड है, को एक्यूज जो है, वो टेंडर ऑफ पार्डन को, एक वर्ड आता है टेंडर ऑफ पार्डन, जिसने सीआरपीसी पढ़ी है उसको पता होगा, तो वो टेंडर ऑफ पार्डन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो बिकम्स द अकम्प्लिस एंड बिकम अप्रूवर। तो भैया उसके सोल बेसिस पर हम उसको कन्विक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए कहा गया है। यहाँ एक थोड़ा सा चेंज आया है, अगर आप एविडेंस एक्ट पढ़ोगे तो पुराने एविडेंस एक्ट में, इसको नोट कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे अनकॉर्पोरेटेड लिखा था, पुराने एविडेंस एक्ट में अनकॉर्पोरेटेड था, लेकिन अभी कॉर्पोरेट हो गया है। इट मीन्स टेस्टिमनी ऑफ द अकम्प्लिस मस्ट बी कॉर्पोरेटेड, तभी जाके कन्विक्शन होगा, पहले यहाँ पे कॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज अ चेंज फ्रॉम एविडेंस एक्ट टू, जहाँ पे सब्सटेंस चेंज हुआ है, इसको नोट डाउन कर लें। ये 139 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कितने विटनेस हो सकते हैं किसी भी केस में, नंबर ऑफ विटनेस 50, 60, 1000, 10,000, तो भैया कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ विटनेस, देयर कैन बी सिंगल विटनेस, देयर कैन बी मल्टीपल विटनेस, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब आते हैं एग्जामिनेशन पे, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होता है? सबसे पहले जब कोई आपका प्रोसिक्यूशन या प्लेंटिफ की तरफ से आता है, तो प्लेंटिफ एविडेंस या प्रोसिक्यूशन एविडेंस आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद फिर उसका क्रॉस एग्जामिन होता है, क्रॉस एग्जामिन होता है ना, फिर उसका री एग्जामिनेशन होता है। इन द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड। अब यहाँ 140 ये कह रहा है कि भैया जो पहले किसका एविडेंस होगा, बाद में किसका होगा, ये सीपीसी और बीएनएसएस देखेंगे, यानी कि सीआरपीसी। इट शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस, जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स में हो रही है। यानी कि 140 ये कह रहा है कि ये बात मुझसे मत पूछो, आप जाके सीपीसी जाने, सिविल कोर्ट जाने, क्रिमिनल में सीआरपीसी बीएनएसएस जाने, क्रिमिनल कोर्ट जाने, मुझे नहीं पता, तुम देख लेना पहले किसका लेना है।
अब जज डिसाइड करेगा एडमिसिबिलिटी। मैंने आपको एक रिलेवेंसी टेस्ट और एडमिसिबिलिटी टेस्ट बताया था एविडेंस की क्लासेस के दौरान। आपने कहा कि एक जो मेरा फैक्टर जो सेक्शन 3 से 50 के बीच में क्या है, रिलीवेंट है। पहले आपको रिलेवेंसी प्रूव करनी है। देन जज विल एप्रिसिएट दैट एविडेंस एंड ही विल डिसाइड कि भैया वो एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा, और ये काम जज साहब करेंगे सेक्शन 141 में। क्लियर। अब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ पार्टी हु कॉल्स हिमसेल्फ बी कॉल्ड एज एग्जामिनेशन इन चीफ। जिस पार्टी के फेवर में गवाही देने कोई जाता है उसको एग्जामिनेशन ऑफ चीफ कहते हैं। अब एडवर्स पार्टी भी पूछेगी तो पूछताछ करेगी, ऐसे तो बेवकूफ़ बना जाएगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जहाँ उसकी वेरासिटी को हिट किया जाता है, और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर उसका री एग्जाम। जैसे मान लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए एक बार, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। ए विटनेस आया, ए वर्सेस बी का एक केस है, इन्होंने सी को अपना विटनेस बुला लिया। अब सी जब आया तो पहले से ए कोर्ट में खड़ा होकर इसका एग्जामिनेशन करेगा, उसे हम कहेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। अब क्या करेगा, अब बी का एडवोकेट आएगा, बी इससे सवाल जवाब करेगा सी से। अब बी जो सवाल जवाब करेगा उसको कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर क्या करेगा, फिर से ए आएगा, एक एडवोकेट, और वो जो क्रॉस में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका फिर से इसे पूछताछ करेगा, दैट इज री एग्जामिनेशन। क्लियरली समझ में आ गया। अब ऑर्डर कैसे होगा, विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ। देखो 140 में जिस ऑर्डर की बात की थी, ये कंफ्यूज मत होना। 140 कह रहा है कि भाई पहले किस पार्टी के एविडेंस होंगे उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जिस भी पार्टी के होंगे अगर कोई भी विटनेस आता है तो पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। ठीक है। अगर एडवर्स पार्टी चाहेगी तो क्रॉस एग्जामिन होगा, और अगर जिस पार्टी ने बुलाया है वो अगर फिर चाहेगी तो उसका री एग्जामिन होगा। एग्जामिनेशन चीफ एंड री एग्जामिनेशन मस्ट बी रिलेट टू रिलीवेंट फैक्ट्स। एग्जामिनेशन चीफ में और री एग्जामिनेशन, यानी जिस पार्टी ने उसको बुलाया है उसको भैया यहाँ बाउंड कर दिया है कि भैया तुम उसको रिलीवेंट फैक्ट से बाहर कुछ नहीं पूछ सकते। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या है, अब वो जरूरी नहीं कि वो वहाँ पे कन्फाइन रहे, रिलीवेंट फैक्ट से बाहर भी जा सकता है, तभी उसकी वेरासिटी को हिट कर पाएगा ना वो। आपने सुना होगा जैसे गलत क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ठीक है। री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स, और जो री एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ उन मैटर्स पे होगा जो क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नया मैटर निकल के आया है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस में कोई नई बात आई नहीं, फिर से आप बोलो कि अब मुझे फिर से री एग्जामिन करना है, तो कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये प्रोसीजर 140 और 143 का डिफरेंस समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट 144, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ ना एमसीक्यू के लिए, इनको आप मार्क कर लेना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए को बुलाया हमने कि भैया तुम आओ, एक डॉक्यूमेंट दे के जाना है तुमको यहाँ कोर्ट में। अब ए आया और तुम बोले ऐसे कि पूछताछ करो, तुम्हारा क्रॉस एग्जामिन करेंगे। यू कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन हिम। टू क्रॉस एग्जामिन ए यू हैव टू कॉल हिम एज ए विटनेस, नॉट टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। अब विटनेस टू कैरेक्टर, विटनेस टू कैरेक्टर जो है, मान लो जैसे हमने अभी रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर पढ़ी है पीछे, कहाँ से कहाँ थी रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर बताइए, 46 से 50 तक। 46 और 50 आपका सिविल मैटर्स की बात करते हैं, और 47 से लेकर के 49 तक क्रिमिनल मैटर्स की बात करते हैं। रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर एंड बैड कैरेक्टर। तो जो विटनेस टू कैरेक्टर है ना, उनको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं और री एग्जामिन भी कर सकते हैं। अब आते हैं लीडिंग क्वेश्चन 146। देखिए पहले ये लीडिंग क्वेश्चन आपका 141, 142 एंड 143 तीन सेक्शंस में था, अब तीनों सेक्शन को कंबाइन कर दिया गया है। ये आपका 141 है, ये आपका 142 है, ये आपका 143 है। अब इसमें डिफरेंसेस देखिए क्या है। 140 लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है, मान लीजिए मैंने मिस्टर ए को ही बुलाया है एविडेंस देने के लिए। अब मैं एविडेंस में ए से पूछ रहा हूँ क्या तुम रात को वहाँ 10 बजे नहीं थे, मैं उसके पास उसको जवाब बता रहा हूँ कि उसे क्या बोलना है। अब वो क्या कहेगा, हाँ सर मैं 10 बजे वहाँ था। तो दिस इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चंस, एंड लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज। अब मैं चाह रहा हूँ वो क्या आंसर दे, वही मैंने उससे सवाल पूछ लिया भैया, तो ऐसा सवाल क्या कहलाएगा, लीडिंग क्वेश्चन। तो सब सेक्शन 1 ऑफ 146 डिफाइन द लीडिंग क्वेश्चन। अब लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पूछे जा सकते हैं, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड एंड व्हेन दे मे बी आस्क्ड।
दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, मस्ट वर्ड यूज किया है, पूछे ही नहीं जा सकते। इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी, बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, इन री एग्जामिनेशन, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। इस एक्सेप्ट विद परमिशन ऑफ कोर्ट को भैया हाईलाइट कर लेना। एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते जब तक आपको कोर्ट परमिट ना करे, लेकिन कोर्ट सेल परमिट लीडिंग क्वेश्चन कर सकता है अगर वो मैटर इंट्रोडक्टरी या अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, विच हैव बीन इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंट टू प्रूव। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसको मार्क कर लेना एमसीक्यू में। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 143 और यहाँ 146 का सब सेक्शन 4। रिमेंबर दिस क्वेश्चन। एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, एनी विटनेस में बी आस्क्ड वाइल अंडर एग्जामिनेशन वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट अदर डिपोजिशन। अब आप मुझे बताइए सेक्शन 94 क्या नहीं है? सेम सेक्शन 94 में जो पढ़े थे वही बात यहाँ कर रहे हैं, तो इसको भी आप बस नंबर याद रखिए। इसके ऊपर एक डिटेल्ड छोटा सा वीडियो लेगा ताकि चीज़ें मिस ना हो, ऐसे फास्टली फ़ायदा नहीं होगा। 148 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। कोई भी भैया क्रॉस एग्जामिन में प्रीवियस स्टेटमेंट जो राइटिंग में आई है रिलीवेंट है, ठीक है, तो उसको यहाँ इंपॉर्टेंट है राइटिंग बीइंग शोन टू हिम एंड रिलीवेंट एज टू मैटर एंड क्वेश्चन विदाउट, उसको दिखाई नहीं जाएगी। बट इफ इट इंटेंडेड टू कंट्राडिक्ट हिम, अब देखो उसको तुम्हें क्या कह रहा है, अगर उसको कंट्राडिक्ट करना चाह रहे हो, यहाँ ध्यान देना, बट से आगे इफ इट इज इंटेंडेड टू कंट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग, हिज अटेंशन मस्ट बिफोर राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बी कॉल्ड एज दोज ऑफ इट। अब उसको उतना हिस्सा आपको दिखाना पड़ेगा। तो 149 कह रहा है कि कब आपको राइटिंग दिखानी है और कब नहीं दिखानी है। अनलॉफुल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पे। व्हेन विटनेस मे बी कंपेल टू आंसर, कब उसको हम कंपेल कर सकते हैं, ये सेक्शन 147 था एविडेंस एक्ट में। इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट टू मैटर रिलेवेंट टू द सूट प्रोसीडिंग द प्रोविजन ऑफ 137 शैल अप्लाई। 137 क्या था? विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। तो भैया अगर रिलेवेंट है तो आपको बताना पड़ेगा। 151 कोर्ट टू डिसाइड, अभी कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है, देयर इज द जुडिशियल डिस्क्रिशन टू द कोर्ट कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं और कौन से नहीं। क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, बिना रीजनेबल ग्राउंड के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, अगर कोई एडवोकेट फिर भी पूछ ले तो क्या करेंगे? 153 बताएगा। इसको एमसीक्यू में याद कर लेना पक्का। इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन सेक्शन 154, रिमेंबर इट, ये 151 था आपके एविडेंस में। क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट एंड अनॉय, आप एक ना आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ मैं, आप क्वेश्चंस का एक वो बनाइए जिसमें आप लीडिंग क्वेश्चंस और बाकी जितने टाइप क्वेश्चंस के दिए गए विद सेक्शन नंबर, एक चार्ट बना के कल आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कीजिए, देखते हैं कि कौन सीरियसली पढ़ता है। एक्सक्लूशन ऑफ द एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन टेस्टिफाइंग द वेरासिटी। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन की बात कर रहा है, उसकी वेरासिटी करना। जब कोई विटनेस से पूछा जाता है कि क्वेश्चंस के आंसर और वो रिलीवेंट है इंक्वायरी के लिए, सो फार एज टेम टू सेक हिज क्रेडिट एंड इंजरी हिज करेक्टर, उसकी वेरासिटी को हिट करना चाह रहे हो आप यहाँ पे, तो नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कंट्राडिक्ट हिम, बट इफ ही आंसर्स फॉल्सली ही में, भाई उसकी आप कंट्राडिक्ट करने के लिए तो कोई एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन अगर उसने फॉल्स दिया है तो भैया हम BNS के तहत उसके ऊपर फॉल्स एविडेंस का चार्ज लगा सकते हैं। ये 156 कह रहा है। इसकी एक्सेप्शंस दोनों देख लेना, इंपॉर्टेंट है। इलुस्ट्रेशन कोई मत छोड़ना। क्वेश्चन टू बाय द पार्टी टू हिज ओन विटनेस, ठीक है। 157 अपने खुद के उससे कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस, ठीक है, उसका क्रेडिट ऑफ विटनेस। क्वेश्चन स्टैंडिंग टू कॉर्पोरेट एविडेंस ऑफ रिलीवेंट फैक्ट एडमिसिबल 159 पहले 156 होता था, ठीक है, क्लियर। 160 फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में बी प्रूव्ड टू कॉर्पोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू द सेम फैक्ट। आपके यहाँ तो 157 था,
जहाँ पे हम कॉर्पोरेशन, जब मैं बार बार कहते हैं कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट कहाँ होता है? अंडर सेक्शन 160। व्हाट मैटर्स में बी प्रूव्ड इन कनेक्शन, जो 26 एंड 27 डाइंग डिक्लेरेशन रीड विद सेक्शन 26 एंड 27 द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, उसके साथ पढ़ना है। अब यह रिफ्रेशिंग मेमोरी, इस यहाँ से एक MCQ मार्क करना आपको 100%। इसमें क्या है कि मान लो भाई मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए उसको राइटिंग दिखानी ही दिखानी पड़ेगी। यहाँ से आपका MCQ एक आता है, इसको पढ़िएगा। टेस्टिमनी एज टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन 162, राइट ऑफ द एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज्ड टू रिफ्रेश द मेमोरी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट 165, गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस। नोटिस वाला सेक्शन आपने पढ़ा था कि हम कहाँ नोटिस देते हैं, सेक्शन 64, याद आ रहा है आपको? यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच एज वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। भैया पहले तो क्या किया कि आपको नोटिस मिला, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, फिर जब आपके केस हारते हुए दिखे आप, तो आप वो लेकर आ गए, तो कोर्ट कहेगा कि भैया आप नहीं मानेंगे हम इस चीज़ को। अब जज की पावर टू पुट क्वेश्चन एंड ऑर्डर प्रोडक्शन, जज हैज़ अनलिमिटेड पावर, ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन बट देयर इज अ प्रोवाइजो। जज मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट, जो जजमेंट होगी वो उन क्वेश्चंस पे बेस्ड नहीं होगी। एक जज साहब आपसे पूछ तो कुछ भी सकते हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या करते हो, घर में कौन है, इधर कौन है, उधर कौन है, लेकिन जो जजमेंट है ये आपका ना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे क्वेश्चन निकलता है। एंड लास्ट आता है चैप्टर 11, नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस। ठीक है भैया, ये आप पढ़ लेना कि दोबारा से नया ट्रायल ऐसे ही नहीं हो जाएगा। और जो एक नया चैप्टर ऐड किया गया है आपका रिपेल एंड सेविंग 170, सेम आप पढ़ते हो BNS में, सेक्शन 358 सेम आप कहाँ पढ़ते हो, आपका BNSS में। ये कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ बीन रिपील्ड। अब इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं रहा है, लेकिन जो भी प्रोसीडिंग उस पर चल रही हैं, जब तक ये आया नहीं है इन्फोर्स में, तब तक आपका इंडियन एविडेंस एक्ट ही चलेगा। तो आज हमने इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है जिस पे अलग से हमें डिस्कशन करना चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द मेल और द टेलीग्राम द चैनल इन द कमेंट, हम डेफिनेटली उस पर भी चर्चा करेंगे। एक सेक्शन 94 जो मैं चाहूँगा कि जिसके ऊपर हम अलग से चर्चा करें, उसका मैं एक वीडियो 1-2 दिन में ही आपको बना के दे दूँगा। अगर आपको लगता है कि सच में इस तरह से आपका बेनिफिशियल रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन योर कमेंट्स एंड सजेशंस ऑन दीज वीडियोज़, आई विल मेक दी क्विक सेम सीरीज ऑफ द BNSS एंड BNS की रेगुलर तो हम चला ही रहे हैं, उसका क्विक रिवीजन भी कर देंगे। तो मुझे इंतज़ार आपकी कमेंट्स का। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हमारी फैमिली को जितना हो उसको उतना बड़ा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।